एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक, दूसरी भाषा, सेकंड लैंग्वेज, और उसमें से तीसरा पाठ जो कि है जय जवान जय किसान। और आज इस पाठ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी इस नारे को सुना या पढ़ा है? ये नारा हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? जो प्राइम मिनिस्टर थे। ये चीज याद रखना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था कि भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। इसी तरह देश के किसान अपने परिश्रम से धरती को सींचकर अन्न उगाते हैं। वे हमारे अन्नदाता हैं। अब यहाँ पर दो कठिन शब्द है। पहला है परिश्रम। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। और दूसरा कठिन शब्द है अन्नदाता। कहने का मतलब जो हमें खाना देता है, या आप कह सकते हैं अन्न देने वाले। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अर्थ, देश के विकास में दोनों का योगदान सबसे अधिक है। अब यहाँ पर विकास का मतलब क्या होता है? उन्नति, या आप कह सकते हैं तरक्की। आगे कहा गया है, उन्हें सम्मान देने के लिए ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। सम्मान का मतलब सबको पता है, उसका मतलब होता है इज्जत देना। आगे बताया गया है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता शारदा प्रसाद, जो कि एक अध्यापक थे, टीचर थे। बचपन में ही उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। अब स्वर्ग सिधार गए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई मर गया, या आप कह सकते हैं उनकी मौत हो गई। आगे बताया गया है, उन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर पहाड़ ही टूटना कहने का मतलब ये कि उन पर बहुत सारी मुश्किलें आना। ठीक है, आगे बताया गया है, किंतु उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब इसमें प्रबल का मतलब क्या होता है? प्रबल का मतलब वो इतनी तेज थी। वे बचपन से ही साहसी, साहसी, निडर, पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। यहाँ पर विनम्र का मतलब होता है कोमल। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि वह गुदड़ी के लाल थे। उनका स्कूल गंगा पार था। नाविक गंगा पार ले जाने का 1 पैसा किराया लेता था। अब यहाँ पर नाविक का मतलब कौन होता है? नाविक वो होते हैं जो नाव चलाते हैं, या आप कह सकते हैं जो किश्ती चलाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण वे गंगा नदी को अक्सर तैर कर ही पार किया करते थे। एक बार वे मेला देखने गंगा पार गए। अपने सहपाठियों संग वापस आते हुए वे जानबूझकर पीछे रह गए, क्योंकि गंगा पार करने का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब यहाँ पर सहपाठियों का मतलब होता है
साथ पढ़ने वाले, जैसे आपके बैचमेट या क्लासमेट्स होते हैं। उसके बाद वे अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर उस गंगा नदी को पार कर गए जिसका पाट लगभग आधा मील चौड़ा था। अब यहाँ पर पाट का मतलब होता है उसका किनारा। हालांकि उनके मित्र उनका किराया देने का आग्रह भी करते रहे, परंतु वे विनम्रता से मना कर देते। उन्होंने किसी भी साथी से उधार मांगना अपने गौरव की विरुद्ध समझा। अब यहाँ पर गौरव का मतलब क्या होता है? अपने सम्मान के विरुद्ध समझा कि मैं किसी से भी पैसे नहीं लूंगा। बचपन के ऐसे संस्कार ही बड़े होते होते उनके जीवन के सिद्धांत बन गए, यानी नियम बन गए। जीवन भर वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, यानी अपने सिद्धांतों से वो हिले नहीं, स्थिर रहे, उन्हीं सिद्धांतों पे टिके रहे। कुछ भी हो जाए वो सिद्धांत अपने नहीं त्यागे उन्होंने। आगे 17 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वे देशभक्ति के रंग में रंग चुके थे। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो देश की पुकार ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन दिनों देश की खातिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। निज हित का बलिदान कर देश हित के लिए हमेशा तैयार रहना शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा। जेल से आने के बाद मौका मिलने पर इन्होंने शास्त्रों की पढ़ाई पूरी की, तभी से इनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया। देश सेवा के लिए अपने परिवार का बलिदान देने वाले वे निराले देशभक्त थे। यहाँ पर निराले का मतलब क्या होता है? अद्भुत, या आप कह सकते हैं सबसे अलग। एक बार नैनी कारावास के दौरान इन्हें अपनी पुत्री के सख्त बीमार होने का समाचार मिला, तो उनकी पत्नी व मित्रों ने जेल से पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने की गुहार लगाई। ठीक है, अब यहाँ पर कारावास का मतलब है जेल। ठीक है, तो पुत्री बीमार थी तो सबने उनको बोला कि आप बेल लेकर पुत्री का हाल पूछ लीजिए, परंतु उस समय अंग्रेजी सरकार किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग ना लेने की लिखित शर्त पर ही छोड़ने को तैयार थी। सिद्धांतों के मत वाले को यह मंजूर ना था। अब सिद्धांत क्या हो गए? वही नियम जो पालन कर रहे थे, उनको तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि मैं अपने नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी जिंदगी में अगर कोई कष्ट चल रहा है तो उस कष्ट को दूर करूं। तो हुआ क्या? बेटी की तबीयत निरंतर बिगड़ने लगी, परंतु शास्त्री जी जो देश हित के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे और ना ही लिया। फिर सरकार ने ही बिना शर्त उन्हें 15 दिन के लिए रिहा कर दिया। जब शास्त्री जी बेटी के पास पहुंचे तब तक उनकी बेटी या उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। कहने का मतलब कि वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी, वो उनकी मौत हो चुकी थी उनकी बेटी की, वो इतनी बीमार थी, तो शास्त्री जी लेट हो गए थे। ऐसे में शास्त्री जी दुखी जरूर हुए, परंतु आजादी के दीवाने के इरादे बिल्कुल भी ना डगमगाए। डगमगाए मतलब बिल्कुल भी उनके जो इरादा था वो बिल्कुल भी उस इरादे में लड़खड़ाए नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार एक जेल यात्रा में उन्हें
पुत्र को टाइफॉइड होने का संदेश मिला। वो जेल पे थे और उनको पता चला कि उनका जो बेटा है उसको टाइफॉइड या आप कह सकते हैं भी टीबी की बीमारी हो गई है। फिर वही विकट समस्या, विकट मतलब वही जटिल या कह सकते हैं मुश्किल समस्या उनके सामने आ गई कि अब जेल से कैसे निकले। अपने सिद्धांतों से समझौता तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। इस बार भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बिना लिखित शर्त के 1 सप्ताह के लिए रिहा किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुखार 104 डिग्री से 106 डिग्री तक पहुंच गया। बेटे के होंठ भी सूज गए थे। जेल की रिहाई का 1 सप्ताह भी बीत गया था। पुत्र ने कहा भी, बाबूजी अभी मत जाइए। कितनी विकेट बड़ी थी। एक तरफ जिगर का टुकड़ा मौत से जूझ रहा था और दूसरी तरफ भारत माता की आजादी का या उनकी पुकार आवाज मार रही थी। अब यहाँ पर विकट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जटिल या मुश्किल। और यहाँ पर जिगर का टुकड़ा उसको हम बोलते हैं बेटा। ठीक है, दोनों जो चीजें थी, एक तरफ बेटा था और एक तरफ देश को आजाद कराने की मुहिम में वो लगे हुए थे। सिद्धांतों पर अटल शास्त्री जी ने भरे मन से बेटे से हाथ जोड़कर विदा ली और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। धन्य थे ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक समझा। आत्मघातक मतलब अपनी हत्या आप करने वाला। उनको लगा कि अगर मैं सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा तो ऐसा होगा जैसे अपनी हत्या खुद कर देना। वह दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतवादी वीर नायक भारतवासियों को 11 जनवरी 1966 ईस्वी को छोड़कर चिरनिद्रा में सो गया। अब यहाँ पर जो मुश्किल शब्द है वो मैं आपको बता देती हूँ। चिरनिद्रा में सोना उसका मतलब होता है मर जाना या पूरे हो जाना। दृढ़ का मतलब होता है पक्का, ठीक है, और निश्चयी का मतलब होता है इरादा। आगे, समस्त भारतीयों ने उन्हें आंसू भरी आंखों से भावभीनी विदाई दी। उनका आदर्श जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, यानी प्रेरणा देने वाला है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा, यानी हमेशा उनको याद रखा जाएगा जिस तरीके की उन्होंने कुर्बानी की थी। तो ये था पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।